So, Professor Iyer, welcome to this Infra TV इंटरव्यू शो। आज हम बात करेंगे भारत देश की राजनीति और भारत देश के भविष्य के बारे में। नमस्कार। सो प्रोफेसर, पहला सवाल, आज आप खड़े हैं राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक के सामने। हमने 65 रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया रिसेंटली, टुडे आज उसका समापन भी हो गया। तो 65 ईयर के बाद जो आज अपने देश में माहौल है उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी विडम्बना है आज हमें यह मौका मिला कि इस बहुत ही अच्छे अवसर पर हम इस शाम को, जबकि बीटिंग द रिट्रीट हुई आज हम इस जगह पे खड़े हैं, इस ऐतिहासिक स्थल पे खड़े हैं। 65 साल जो गणतंत्र का हुआ, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो निर्माता हैं और जो निर्माण करता है, जैसे डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी और इन सब लोगों ने जो देश को दिया, उसकी हम आज एक तरह से उसके लिए हम धन्यवाद दे रहे हैं उनको। परंतु विडम्बना ये है कि कुछ दिनों पहले हमारे दोस्त अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी की पार्टी के, उन्होंने बोला कि गणतंत्र दिवस में क्या रखा है। और सबसे मजाक की बात है कि वो उसी गणतंत्र दिवस के परेड में दिखे। और आज मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज इस तरह की दलगत राजनीति की परिस्थिति में हम इस जगह पे खड़े हैं, लेकिन हम लोगों को जो आम आदमी असली में है, ये तो खास आदमी हो गए अब जो आम आदमी जो हमारे जैसे हैं, अब हमको आके इनके जो असली रूप है, असली रंग है और मुखौटा है, इसको हटा के सत्य रूप से देश के सामने प्रस्तुत करना है। ये हमारा दृढ़ संकल्प होना चाहिए। नहीं, लेकिन उनको लाने वाले भी हम ही लोग हैं, तभी वो वहाँ बैठे हैं ना। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते हम ही लोग हैं, हम बोल सकते कुछ लोग हैं जिनको बुरी तरह गुमराह कर दिया गया है। क्योंकि देखिए, इलेक्टोरेट तो है क्या है, वो इतने दिमाग नहीं लगाती है। हमारे राजनीति में देश के इलेक्टोरेट इतनी इंटेलिजेंट नहीं है कि किसी की मंशा को समझ पाए, तो इसलिए उनके ऊपर एक भरोसा करके वोट दिया गया, लेकिन उस भरोसे का उन्होंने विश्वासघात किया बहुत बुरी तरह से। तो इसका मतलब ये है कि ये 65 सालों में जो हमको एजुकेशन और जो देना चाहिए वो हम आज तक दे नहीं पाए हैं। ये तो बिल्कुल सत्य है, ये तो पूरे इंडिया का कमाल है। लेकिन दिल्ली भारत की राजधानी है, इसी तरह से मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। अगर इन दो शहरों में लोग इसी प्रकार की बिहेवियर करें, इसी प्रकार के अपने वोट के साथ खिलवाड़ करें, तो और अपने अनएजुकेटेड रहने का बोलें कि हमको पता नहीं और इग्नोरेंट बिहेव करें, तो ये मेरे ख्याल से हमारी सबसे बड़ी फेलियर होगी। क्योंकि भारत देश की सबसे एजुकेटेड और सबसे होशियार जनता मानी जाती है, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई हो। अगर इनका ये हाल है तो फिर मैं तो क्या बोलूँ, बिहार बोलिए, यूपी बोलिए, महाराष्ट्र के इंटरव्यू बोलिए, कहीं बोलिए, उसकी जनता से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। तो हमें जनता को समझाना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, और जितनी जल्दी हम समझाएंगे इस तरह की गलतियाँ नहीं होंगी। जनता को समझाना भी जरूरी है और एजुकेटेड लोगों को वोटिंग के लिए बुलाना भी जरूरी है। आप मानते हैं ये बात? बिल्कुल। देखिए, इन शहरों में जैसे दिल्ली और बॉम्बे है, दिल्ली में तो फिर भी वोटिंग ज़्यादा हुई, मुंबई में एक बार तो 39% वोटिंग हुई। तो ये परसेंटेज अगर इतनी कम हो और अगर हम सोचें कि हम वोट नहीं देंगे, तो सबसे बड़ी राजनीति के लिए हमें अपने देश की दुर्गति करने में हम खुद उसमें शामिल हो रहे हैं। ओके प्रोफेसर, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। कैरी ऑन। पूछिए। पिछले 65 साल में देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, वहाँ पर लोगों को बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है, तो बाकी शहरों का क्या स्टेटस है और वो कभी बदलेंगे? देखो, एक बात तो बड़ी मोटी समझो, सारा पैसा केंद्रित रूप से जितने लोग आए उन्होंने दिल्ली में डाला। मुंबई की जो भी परिस्थिति है, चाहे अच्छी हो बुरी हो, और जितनी भी आर्थिक राजधानी बनी वो अपने बल पे बनी है। तो इन दोनों शहर में फ़र्क है। दिल्ली के लिए तो सभी आगे कर जाते हैं, लेकिन मुंबई अपने लिए कर। इसी तरह से देश के कई शहर हैं जिनको हम मानते ही नहीं हैं शहर। इस देश में कम से कम 100 ए ग्रेड शहर होने चाहिए, जो नरेंद्र मोदी जी ने कुछ दिन पहले कहा, और 100 शहर वर्ल्ड क्लास होने चाहिए। अगर ऐसे टारगेट आपको 5 साल में करना है तो आप कहीं आगे जा पाएंगे। आज हम वो उन 100 शहरों के बीच में हवाई जहाज उड़ाएं, उनके बीच में बुलेट ट्रेन भेजें, उनके बीच में इंफ्रास्ट्रक्चर करें, उनके बीच में कॉरिडोर बनाएं, और उनके लोगों को फिर वो 100 शहर पूरे देश को आगे ले जाएंगे। अगर आपकी ऐसी सोच नहीं है तो आप आगे नहीं ले जा सकते देश को। आप खाली एक ही शहर को बनाते रहें और उसी को फिर से बनाते रहें, तो सारा पैसा वहीं डलेगा और फिर करप्शन बढ़ेगा। क्योंकि आप उसी, जैसे हमारे बम्बई के अंदर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हम वही गटर बार बार बनाते हैं, वही सड़कें बार बार बनाते हैं। गाँव की सड़कें नहीं बनेंगी, शहर की भी नहीं बनेगी, और वही हाल रहेगा। लोग खा पी कर आराम से तंदुरुस्त रहेंगे और आम जनता अपनी रोज़ मातम मनाएगी, दुखी होगी। तो ये 65 साल में ये भी हमारी एक, बोलते ना, एक तरह से हमारे लिए ये एक अभिशाप है कि इस तरह से करप्शन को फैलाया गया। ग्रास रूट करप्शन ज़्यादा ज़रूरी है। मैं नहीं मानता हूँ कि लोकपाल से कुछ सोल्यूशन निकलेगा।
मेरा कहना है कि जब तक आप पुलिस, जब तक आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, जो बॉटम टियर ऑफ डेमोक्रेसी है, अगर इनको नहीं सुधारोगे, और इनमें बिल्कुल भयंकर लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन जो हम बड़ी राजनीति की बात कर रहे हैं, जो बड़े घोटाले बात कर रहे हैं, इनके लिए आप सिस्टम बनाइए। इनके लिए लोकपाल जैसे आएंगे, लेकिन लोकपाल अकेला नहीं कर पाएगा। इसके लिए कानून स्ट्रांग बनाइए और उसको इम्प्लीमेंट करिए। अगर आप किसी को अरेस्ट करना चाहते हैं, वो वारंट होना चाहिए और अरेस्ट होना चाहिए। आज केजरीवाल बिजली के तार तोड़ रहे थे, उसी दिन अरेस्ट हो जाते तो आज ये परिस्थिति नहीं आती, क्योंकि उन्होंने तो उसी दिन वायलेट कर दिया था। कम से कम 14-15 दिन जेल में रह के आते, बेल लेके आते तो समझ आती। जब आपने उनको डाला ही नहीं अंदर, तो आपने पहली गलती की। फिर उसके बाद और हिम्मत बढ़ती गई और फाइनली बोले देश का गणतंत्र का क्या मतलब है। अब पूरे देश ही नहीं है बोल दिया उन्होंने, तो फिर उस टाइम तो अरेस्ट वारंट नहीं, इनको सीओ मोटो कॉग्नाइजेंस लेके हमारे सुप्रीम कोर्ट को इनको कुछ दिन अंदर भेजना चाहिए था, मुख्यमंत्री को, तो देश में मैसेज जाता। ये नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन है, हमारे संविधान के खिलाफ बोला गया काम है, संविधान के अगेंस्ट बोला गया। तो इसमें कानून है जो आप केवल पत्रकारों के खिलाफ यूज करते हैं। हाँ, तो पत्रकारों के खिलाफ जो कानून यूज करते हैं गलत ढंग से, उस चीज को आप ठीक ढंग से इस आदमी पे इस्तेमाल कर सकते हैं जिसने कहा कि गणतंत्र दिवस की कोई मायने नहीं है और कौन सा गणतंत्र है। ये मैं बोलता हूँ गणतंत्र के बहुत मायने हैं। गणतंत्र दिवस को ही भारत असली में बना 1947 में, केवल हम एक आज़ाद बोलते हैं राष्ट्र बने। लेकिन 1950 26 जनवरी को ये असली रूप में देश पैदा हुआ। तो वो दिन हमारी असली पैदाइश है और बड़ी तगड़ी और स्ट्रॉन्ग पैदाइश है विद कॉन्स्टिट्यूशन और एक देश बना। सर, मेरा अगला सवाल ये है कि पिछले 65 साल में हम लोग हमेशा बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, लेकिन पिछले 2 साल में हम लोग देख रहे हैं कि बार बार जो मुद्दे सामने आ रहे हैं, तो ये कभी बदलेगा? ये तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम घरों में महिलाओं को वो स्थान दें बराबरी का। जिस दिन लड़की पैदा होती है घर में, लड़की और लड़के में कोई फर्क मत करिए, वहीं से शुरुआत करिए आप। अगर आप अपने अपने घरों में नहीं शुरुआत कर सकते, प्रॉपर्टी में लड़की को इक्वल जगह दीजिए, हर चीज में उसको, एजुकेशन में इक्वल स्थल दीजिए, किचन में लड़के को भेजिए, खाली लड़की को मत भेजिए। जिस दिन आप अपने घरों को सुधारेंगे उस दिन देश सुधरेगा। आपको ये नहीं लगता कि अभी केजरीवाल का जो एग्जाम्पल है वो लेके और भी लोग केजरीवाल की तरह बाकी स्टेट्स में ये एग्जाम्पल सेट करेंगे और न्यू पार्टीज बनाने की कोशिश करेंगे? देखिए क्या है कि हो सकता है कि कुछ अच्छे लोग आते। पहले केजरीवाल को जो मौका मिला वो ये मौका मिला था कि ये साफ सुथरा आदमी होगा, पढ़ा लिखा आदमी होगा, ट्रस्ट किया गया, बराबर है। लेकिन जो अब उन्होंने किया है, इससे दूसरे अच्छे लोगों का मौका भी मारा गया है। बुरे लोगों का मौका तो मारा ही जाएगा, उससे कोई मातम नहीं बना रहा, क्योंकि बुरे लोग क्या करते हैं, उठते हैं उसी तरह खत्म हो जाते हैं, जो जिस तरह ये खत्म हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई अच्छा आदमी भी अभी बोलने आएगा तो उसको 5 से 10 साल के लिए ऐसे अच्छे आदमी को विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा पब्लिक के लिए। तो केजरीवाल ने ये नुकसान किया है, ये ख्याल रखना चाहिए हमें कि किसी अच्छे राजनेता के आने का रास्ता भी बंद कर दिया गया है। नहीं, अभी ये एग्जाम्पल्स आईएएस, हर एक आईएएस सब बोल रहा है कि हम एक न्यू पार्टी खोलेंगे। अभी रिसेंटली न्यूज़ में ये बता रहे थे कि एक कोई नया आईपीएस ऑफिसर, कोई नया आईएएस ऑफिसर बोलता है कि मैं अभी न्यू पार्टी ओपन करना चाहता हूँ, मैं अभी इसके लिए लड़ूंगा, उसके लिए लड़ूंगा, XYZ रीज़न के लिए लड़ूंगा। तो मतलब इसके केजरीवाल का एग्जाम्पल लेके मतलब वो लोगों ने को और हिम्मत आ गई कि वो लोग अब ये आए राजनीति में आने की कोशिश करें, क्योंकि इसमें लोगों को फ़ायदा है, पॉलिटिकल फ़ायदा है। मैं कुछ इसमें अलग व्यू रखता हूँ। राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना ज़रूरी है, लेकिन पढ़े लिखे बेवकूफ़ केजरीवाल जैसे नहीं आए, ये हमें देखना है। क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग आए और सत्य रूप से पब्लिक के लिए काम करना चाहते हैं, तो जितने आए और आए, तंदुरुस्त आए, हमारा फ़ायदा है। क्योंकि देश में आज बीजेपी और कांग्रेस 2 बड़ी पार्टी है और तीसरी वामपंथी पार्टी है। तो ये 3 पार्टी सिस्टम तो हमारे देश में नहीं, मल्टी पार्टी सिस्टम है। फिर आप रीजनल पार्टीज हैं, और रीजनल पार्टीज का क्या वजूद है, आज सारे के सारे देश को बांटने में लगे हुए हैं। तो अगर इन परिस्थितियों को छोड़ के अगर कोई राष्ट्रीय मुद्दों पे आए, देश के राष्ट्रीय मुद्दों पे काम करे और उस तरह की पार्टियां तैयार हो, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई बुराई नहीं है और ये एक्सपेरिमेंट चलता रहेगा। तो एक काम तो अच्छा कर दिया केजरीवाल ने, चाहे 50 बुरे काम किए, कि उन्होंने दूसरों की महत्वाकांक्षा बढ़ाई, और इसकी गलतियों से लोग सीखेंगे क्या नहीं करना है। तो शायद इसमें से कुछ विकल्प निकले। हाँ, इसमें 80-20 प्रिंसिपल है और 80-20 रिवर्स प्रिंसिपल है। 80 गलत आएंगे, 20 सही आएंगे, लेकिन ये 20 हीरे चुनना हमारा भी काम है। ये कौन है 20 हीरे अगले 20 साल में या 10 साल में, देखने पड़ेगा। और इसमें
और एक मौका है, मैं बताना चाहता हूं कि दोनों राजनीतिक पार्टियां, पहले तो कांग्रेस को इतनी बड़ी चोट लगने वाली है 2014 में कि आप सोच नहीं सकते, और जो बीजेपी के साथ होगा उनका समुद्र मंथन होगा, क्योंकि उनकी सोच में बदलाव होगा। क्योंकि मैं एक बात कहना चाहता हूं अपने बीजेपी के दोस्तों को कि देश एक है, और आपने भी आपको कांग्रेस को सेक्युलरिज्म देने की जरूरत नहीं है, सेक्युलर तो आप भी हैं। अगर आप उसी राजनीति, उसी देश के संविधान के अंतर्गत आप कार्य कर रहे हैं, तो आपको खिड़की और बिल्डिंग के ऊपर चढ़ के बोलना नहीं है सेक्युलर है, आप भी सेक्युलर हैं, आपके अंदर भी मुस्लिम नेता हैं। अगर आप ये मानते हैं तो हिंदू मुस्लिम ना करके आप पूरे देश के लिए तैयारी करिए। मोदी साहब ये सब अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा वो वाजपेयी जी ने जो छोड़ा है अधूरा काम, उसको आगे ले जाए तो वो इस देश में ऐसी परिस्थिति करेंगे जो उनके मन में है कि कांग्रेस की जो राजनीति, दलगत राजनीति, वो कभी वापस देश में नहीं आएगी। कांग्रेस को खत्म करने से पहले उनकी दलगत राजनीति खत्म करो, अपने आप कांग्रेस खत्म हो जाएगी। उनके जो बांटने वाली डिवाइड एंड रूल है, तो अन्ना हजारे बराबर बोले, अब तो काले अंग्रेज हैं, थोड़ा उनका ट्विस्ट था उसमें, तो काले अंग्रेज हो, पीले अंग्रेज हो या ब्राउन अंग्रेज हो, ये नए अंग्रेज हैं। और अंग्रेज बोल के गए कि हमसे भी बुरी तरह अपने लोगों के साथ ये दुर्व्यवहार करेंगे, और वही किया, और वो कांग्रेस पार्टी ने किया। महात्मा गांधी तो बोला था कि कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक आंदोलन था जो आज़ादी के मूवमेंट से जुड़ा होना चाहिए। उसके बाद इसको हमको ख़त्म करके हमको 2 या 3 राष्ट्रीय पार्टी बनानी चाहिए। ये बात गांधी जी की मानी नहीं गई, और उसी का भुगतान हम कर रहे हैं। सर, बात राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आई तो मैं एक पूछना चाहता हूँ कि हाल ही में नेल्सन मंडेला जी का देहांत हुआ, लेकिन जिस तरह से उन्हें और उन्होंने जो गांधी जी को समझाया, क्या हमारे लोगों ने समझा अब तक? देखो क्या है कि फ़र्क क्या है कि आप समझिए, अफ्रीका के अंदर जो ब्लैक्स हैं और ब्लैक्स पूरे विश्व के अंदर जो है, इतनी अच्छी पॉपुलेशन, तगड़ी पॉपुलेशन, होशियार पॉपुलेशन, काम करने वाली पॉपुलेशन, इनके साथ बहुत बुरा हुआ है सेंचुरीज। और साउथ अफ्रीका में तो मतलब जो जिस तरह का रंग भेद की जो नीति थी, उसमें भारत देश सबसे आगे था उसको उसमें से निकालने में। तो नेल्सन मंडेला जो है वो अफ्रीकन गांधी है, तो अफ्रीकन गांधी, तो आज के समय में उन्होंने हमें याद दिलाई कि महात्मा गांधी को चाहिए। इस वक्त मैं कुछ और कहना चाहता हूँ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ, आज के दिन गांधी जी के रास्ते पे चले हुए नेता ही सबसे बड़े नेता है देश में। एग्जाम्पल है ऑंग सान सू की, जो म्यांमार में आज डेमोक्रेटिक लीडर है, वो भी सबसे बड़ी है, ठीक है, वो सबसे बड़ी नेता है। दलाई लामा आज विश्व भर में, इवन अमेरिका का प्रेसिडेंट मानता है सबसे बड़ी चीज़ है, उनकी इज्जत देखिए आप। तो इसी तरह नेल्सन मंडेला इनमें सबसे ऊंचे थे। तो उन्होंने आज के समय में भी बताया कि गांधी जी के मूलों पे चलने से देश बनेगा, और अफ्रीका देश बना। तो भूलना नहीं चाहिए कि खाली अपने लिए नहीं, गांधी जी विश्व फिगर है, और जो उन्होंने किया उससे और भी विश्व के नेता वही काम करके उसको आगे ला रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि कई सारे राजनेताओं के नाम से पुरस्कार दिए जा रहे हैं, लेकिन क्या हम लोग शांति पुरस्कार महात्मा गांधी के नाम से नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते। शांति पुरस्कार, मैं बोलता हूँ विश्व शांति पुरस्कार दें, हम केवल राज्य शांति या राष्ट्र शांति पुरस्कार क्यों दें? पूरी विश्व शांति का पुरस्कार इसी आदमी के नाम पे, क्योंकि एक बात याद रखिए कि नोबेल पीस प्राइज एक आदमी को नहीं दिया गया था, उसके लिए नोबेल एकदम कचरा है मेरे लिए, क्योंकि वो महात्मा गांधी को कभी नहीं दिया गया। पोस्टमसली मतलब डेथ के बाद, मरणोपरांत भी नहीं दिया गया, इस बात का ख्याल रखिए। इसी तरह हमारे भी आप देखिए तो भारत रत्न 2 बड़े आदमियों को कभी नहीं दिया गया जो नेहरू के खुद के चहीते थे, एक विक्रम साराभाई और दूसरे हमारे होमी जहांगीर भाभा। तो ये जो एबरेशंस हैं, इससे इन पुरस्कारों का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, जबकि भारत रत्न होना चाहिए। आज वाजपेयी साहब को भारत रत्न देना चाहिए था, क्यों नहीं दिया? क्या मुसीबत है? इतनी बड़ी पॉलिटिक्स, जब आप अपने अवार्ड्स को दलगत राजनीति में और पॉलिटिक्स में लेके जाते हैं, तो उन पुरस्कारों का कोई भी मान्यता नहीं रहेगी। तो हमें नए ढंग से पब्लिक पुरस्कार लाने पड़ेंगे जो सरकार कंट्रोल नहीं कर रही है, उस तरह के पुरस्कार लाएंगे तो अच्छा है। तो ये आपके ख्याल अच्छे हैं, ये हमको करना चाहिए। अगर हम करेंगे तो हमें विश्व स्तर पे करना पड़ेगा, राष्ट्र के स्तर पे केवल करके कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि राष्ट्र के स्तर पे शांति पुरस्कार हम किसी को दें तो पता नहीं उसका क्या मायना निकलेगा। लेकिन अगर आप एशिया के स्तर पे पहले और उसके विश्व स्तर के खड़े हो तो बात समझ में आती है मुझे। Okay, thank you very much, Professor Iyer. This was Professor Iyer, Editor-in-Chief, Inertia, in front of you, speaking for 65th Republic Day. Thank you and Jai Hind. Watch Infra TV, your digital economic channel on power, energy and infrastructure. Promoter Inertia Infra Media. Contact A. Prakash Iyer, Executive Editor on 0251 6500 Mobile 0922 354 7582 09322 60
4411. Email infratv.eepl@gmail.com.